अब आगे। मिहिर जैसे ही अपने रूम में आया, उसके दिमाग में अभी भी यश की बातें गूंज रही थी। वह फ्रस्ट्रेटेड था, उलझा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसने झुंझलाकर अपने बालों में हाथ फिराया और गहरी सांस ली। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जिसे सोचकर वह मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद सब रात का डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए होते हैं। रीति भी रूम में आ गई होती है और सोफे पर बैठकर अपना फ़ोन चला रही होती है। तभी मिहिर उसके बगल में जाकर बैठ जाता है और एकदम से उसकी कमर से पकड़ के उठाकर लेता है। रीति कुछ सोच समझ पाते उससे पहले ही वह उसकी गोद में थी। मिहिर अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पड़े अपने सर को उसके शोल्डर पर रख देता है। ये सारी चीजें देखकर रीति चौंक जाती है और कहती है, हस्बैंड आप ये क्या कर रहे हैं? मिहिर अपनी सीरियस वॉइस में कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम कल से कॉलेज जा रही हो, लेकिन वहाँ किसी से भी बात नहीं करनी, खासकर लड़कों से। उसने सख्त लहजे में कहा। रीति धीरे से कहती है, क्या? लेकिन क्यों? मिहिर ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया, क्योंकि लड़के बहुत बुरे होते हैं और वे तुम्हारे दोस्त बनने के लायक नहीं हैं। रीति बड़ी ही मासूमियत से कहती है, लेकिन श्रेया ने तो कहा था मुझे सबसे दोस्ती करनी होगी। उसकी बात सुनकर मिहिर एक पल के लिए सोच में पड़ गया। वह उसे यह नहीं बता सकता था कि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना पॉजेसिव क्यों हो रहा है। फिर वह एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है तुम लोगों से दोस्ती कर सकती हो, लेकिन सिर्फ लड़कों से दूर रहना, क्योंकि लड़के बहुत ही डरावने होते हैं। अगर तुम उनसे दोस्ती करोगी तो वो तुम्हें उठाकर किसी मॉन्स्टर के हवाले कर देंगे। रीति अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, सच में? मॉन्स्टर कौन सा? मिहिर अपनी हंसी दबाते हुए कहता है, बहुत ही भयंकर मॉन्स्टर। लंबे लंबे दांत, लाल लाल आंखें और वो लड़कियों को देखकर गुर्राता भी है। और अगर कोई लड़का तुमसे ज्यादा बात करने लगे तो समझ लेना कि वो उसी मॉन्स्टर का आदमी है। मिहिर ने उसे और डराने की कोशिश की। रीति की आंखें और बड़ी हो जाती है और फिर वो डरते हुए कहती है, हस्बैंड मुझे कॉलेज नहीं जाना, मुझे घर पर रहना है। अगर वह मॉन्स्टर मुझे खो गया तो? और फिर वह कुछ सोचकर कहती है, और मुझे आपसे भी बात नहीं करनी है क्योंकि आप भी तो लड़के हो। मिहिर भौचक्का रह गया। उसने खुद ही अपने लिए जाल बिछा लिया था। रीति डरते हुए मिहिर को देखती है और कहती है, आप मॉन्स्टर के आदमी तो नहीं हो ना? मिहिर ने झट से उसे और करीब किया और उसकी नाक दबाकर कहा, मैं मॉन्स्टर नहीं, तुम्हारा हस्बैंड हूँ, समझी? नेक्स्ट मॉर्निंग राघवेंद्र जी रीति का एडमिशन करवाने के लिए उसके साथ जाने वाले होते हैं, लेकिन मिहिर तुरंत उन्हें मना कर देता है और कहता है, रीति का एडमिशन मैंने करवा दिया है और उसे कॉलेज छोड़ने के लिए कोई नहीं जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी को पता चले वह कौन है। वैसे भी वो कॉलेज मेरी है तो उसे वहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा। मैं उससे दूर रहकर भी उसे पर नज़र रख सकूंगा। थोड़ी देर बाद रीति का पहला दिन था। हल्की गुलाबी रंग की घुटनों तक लंबी फ्रॉक, जिसकी लेस पर नन्हे सितारे जड़े थे, और बालों की ऊंची पोनीटेल उसे और भी मासूम बना रही थी। उसकी आंखों में कॉलेज को लेकर जिज्ञासा और हल्का सा डर दोनों झलक रहे थे। जैसे ही उसने कॉलेज के गेट में कदम रखा, सामने ही कुछ सीनियर्स दिखे। उनके चेहरे पर वही आदतन शरारत थी जो हर नए स्टूडेंट को सताने का इशारा कर रही थी। अरे देखो तो, एक नन्ही परी हमारे कॉलेज में कैसे आ गई। रीति को याद आया कि मिहिर ने चेताया था, सीनियर से बचकर रहना। उसकी चाल धीमी हो गई, लेकिन तभी किसी की भारी आवाज ने उसे जड़ कर दिया। हे लिटिल गर्ल, कहाँ भाग रही हो? रीति के पैर वही ठिठक गए। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा गठीला लड़का सामने खड़ा था, जिसकी आंखों में शरारत की चमक थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह रीति को नजरें झुका लेने पर मजबूर कर रही थी। इतनी मासूम और प्यारी, डॉल जैसी लग रही हो, सच में? कहते हुए उसने झट से अपना हाथ बढ़ाया और रीति के गाल हल्के से खींच दिए। रीति के आंखों में शर्म और डर दोनों थे। तभी पीछे से एक लड़की आए और उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर बोली, हे तुम इसके गाल नहीं खींच सकते। लड़की ने रीति को सिर से पांव तक देखा और फिर व्यंग्य से हंसते हुए कहा, बेबी डॉल, तुम्हें इस वक्त स्कूल में होना चाहिए, कॉलेज में नहीं। रीति ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। और यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग जोर से हंस पड़े। ओह, बड़ी हो गई। सीनियर लड़का मुस्कुराया, तो फिर बड़ी बच्ची के लिए एक गैर है। जो लड़का सामने से आ रहा है, जाओ उसे प्रपोज करो। रीति के होठ सूख गए। उसकी उंगलियां ठंडे पसीने से गीली हो गईं। उसकी आंखें डर से फैल गईं। नहीं, यह मैं नहीं कर सकती, उसने कांपती आवाज में कहा।
लेकिन भीड़ उसे जाने देने के मूड में नहीं थी। सीनियर्स के उकसाने पर उसे मजबूरन उस लड़के के पास जाना पड़ा। वह लड़का कोई आम इंसान नहीं था। अगस्त वालिया बलिया खानदान का इकलौता वारिस, वह जिसे अपनी शर्तों पर जीने की आदत थी, वह जिसे लड़कियों से नफरत थी। रीति कांपते कदमों से उसके सामने पहुंची, आंखें नीचे, दिल तेज धड़क रहा था। आई लव यू, उसने किसी तरह फुसफुसाते हुए कहा। मिनटों तक सन्नाटा रहा। अगस्त ने धीरे से अपना सिर झुकाया। उसकी गहरी, भूरी आंखें रीति पर टिकी थीं। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि वह ठंडापन था जिससे सामने वाला कांप जाए। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और रीति के चेहरे के करीब आकर फुसफुसाया। क्या कहा? रीति ने कांपते हुए दोबारा बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अगस्त की नज़रें उसकी मासूमियत को टटोल रही थी, लेकिन उसकी आवाज पूरी तरह बर्फ की तरह ठंडी थी। तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, छोटी बच्ची। अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और ठीक उसी पल अगस्त के फोन की स्क्रीन चमकी। उसके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट वायरल हो रहा था। आई डोंट बिलीव इन लव एंड आई हेट क्लिंगी गर्ल्स, स्टे अवे। रीति सब अगस्त के नज़रों को अपने ऊपर फील करती है तो वह डर से कांपने लगती है। वही पीछे खड़ी बुल्ली गैंग जब रीति को इस तरह से डरते हुए देखते हैं तो वह जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे अगस्त का ध्यान उन सब की तरफ चला जाता है और वह उन सबको अपने खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगता है और फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अभी के अभी तुम सब मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। अगस्त वालिया, उम्र 28 साल, उम्र ब्राउन आइज, 5 फीट 7 इंच हाइट, दिखने में हैंडसम लेकिन ये भी बेरहम है। यह एक बड़े कंपनी के सीईओ है, लेकिन यहाँ एक फिजिक्स के प्रोफेसर भी। बाकी इनके बारे में आगे कहानी में जानेंगे। थोड़ी देर बाद अगस्त के ऑफिस रूम में चारों बच्चे सिर झुकाए खड़े थे। अगस्त की आंखों में गुस्सा था और उनका रौबदार स्वर पूरे रूम में गूंज रहा था। अगस्त थोड़े गुस्से से कहता है, आज तुम लोगों ने ये हरकत की तो की, लेकिन ध्यान रखना, आज के बाद अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? चारों बच्चे सहमे हुए थे, लेकिन अगस्त का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। अगस्त गुस्से में आगे कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई न्यू स्टूडेंट को बुली करने की? क्या यही सिखाया जाता है तुम्हारे घरों में? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? चारों बच्चों ने नजरें झुका लीं। उनकी चुप्पी अगस्त के गुस्से को और बढ़ा रही थी। अगस्त ने आगे कहा, स्कूल में सीनियर होना कोई लाइसेंस नहीं देता तुम्हें कि तुम अपने जूनियर्स को परेशान करो। अगर अगली बार ऐसी कोई शिकायत आए तो सस्पेंशन के लिए तैयार रहना। इतना कहने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और फिर उनकी नज़र रीति पर पड़ी। अगस्त रीति को घूरते हुए कहता है, और तुम न्यू स्टूडेंट, तुम्हें क्या लगा कि अगर ये कुछ भी कहेंगे तो तुम्हें मानना पड़ेगा? जब तुम्हें पता था कि ये गलत कर रहे हैं तो तुमने शिकायत क्यों नहीं की? रीति घबरा जाती है और कहती है, सर, मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ कहा तो वे मुझे और ज़्यादा तंग करेंगे। अगस्त गंभीरता से कहता है, हमेशा याद रखना, गलत का साथ देना भी उतना ही गलत होता है। अगली बार ऐसी गलती मत करना, समझी? रीति ने चुपचाप सिर हिलाया। अगस्त फिर लास्ट बार उन सबको एक नज़र घूरता है और कहता है, अब सब अपनी अपनी क्लास में जाओ और आगे से ऐसी कोई हरकत मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चारों बच्चों और रीति ने बिना कोई और बहस किए चुपचाप क्लासरूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। प्रोफेसर अगस्त ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए बुदबुदाए, आजकल के बच्चे। थोड़ी देर बाद रीति क्लासरूम का दरवाजा धीरे से खोलती है। अंदर घुसते ही उसकी नज़रें खाली बेंच ढूंढने लगी। क्लास का माहौल हलचल भरा था। कुछ बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ नोट्स पढ़ रहे थे तो कुछ मोबाइल में लगे थे। रीति ने लंबी सांस ली और धीरे धीरे चलते हुए एक खाली बेंच की तरफ बढ़ी। उसने अपने कंधे से बैग उतारकर बेंच पर रखा ही था कि बगल में बैठी लड़की ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, यहाँ पहले से कोई बैठा है, तुम कहीं और जाकर बैठो। लड़की के चेहरे पर स्पष्ट नफरत झलक रही थी। रीति ने चौंककर उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहे बिना बैग उठाया और दूसरी खाली बेंच की तरफ बढ़ गई। वह जैसे ही वहां पहुंची और बैठने लगी, तभी वहां बैठे लड़के ने घूरते हुए कहा, ये सीट पहले से रिजर्व है, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। रीति को हल्की ठेस लगी, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और धीरे धीरे एक और खाली सीट की तरफ बढ़ गई। पर जैसे ही वह वहां बैठने लगी, अगली लड़की ने भी तुनक कर कहा, सॉरी, ये सीट मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए है, तुम कहीं और बैठो। अब रीति की आंखें हल्का सा नम होने लगी थीं। पूरे क्लासरूम में उसने अपनी जगह खोजी, लेकिन हर बेंच से उसे वही जवाब मिला, कोई और बैठा है, सीट रिजर्व है, तुम कहीं और बैठो।
हर कोई उसे अस्वीकार कर रहा था, कोई भी उसे अपने पास बैठने नहीं दे रहा था। उसका दिल भारी होने लगा। उसकी नज़रें क्लास के बच्चों पर दौड़ी, लेकिन हर जगह उसे अनदेखा किया जा रहा था। कुछ लोग उसके हाल पर मुस्कुरा रहे थे, कुछ उसे देख भी नहीं रहे थे, और कुछ उसे घूरकर नजरें फेर ले रहे थे। आखिरकार वह हारकर क्लास के सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ गई। वहां कोई नहीं था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने तेजी से सिर झुका लिया ताकि कोई देख न सके, लेकिन उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू उसकी गोद में गिरने लगे। उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, मैंने ऐसा क्या किया कि कोई भी मुझे अपने पास बैठने नहीं देना चाहता। क्लासरूम की हलचल उसके कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन अब वह सब कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। वह बस अपनी गोद में मुट्ठियां भींचे आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद अगस्त क्लासरूम में दाखिल होता है। उनके काले बूट्स के टकराने से जमीन पर हल्की आवाज हुई और पूरा क्लासरूम एकदम शांत हो गया। उनकी मौजूदगी ही इतनी भारी थी कि कोई भी छात्र फालतू की हरकत करने की हिम्मत नहीं करता था। वह अपने नोट्स टेबल पर रखे और बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल दाग दिया। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स 0 हो तो क्या वो मूव कर सकता है? सवाल बेहद आसान था, कम से कम उनकी नज़र में। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें उठाकर क्लास की ओर देखा, सभी छात्रों के चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था। कोई भी जवाब देने के लिए आगे नहीं आया। उनकी भौहें तन गईं। उन्होंने क्लास में एक सरसरी नज़र दौड़ाई, लेकिन हर कोई उनकी आंखों से बचने की कोशिश कर रहा था। कुछ स्टूडेंट्स नोटबुक के पन्ने पलटने लगे, जैसे वहां से जवाब मिल जाएगा, तो कुछ स्टूडेंट्स अपने डेस्क पर रखे पेन को ऐसे घुमा रहे थे मानो बहुत गहरी सोच में हों। अगस्त का धैर्य जवाब देने लगा था। वह कड़क आवाज में कहता है, तुम लोगों को सच में नहीं पता। इतना आसान सवाल पूछ रहा हूं और कोई जवाब नहीं दे सकता। क्लास में सन्नाटा पसरा रहा। तभी पीछे की सीट से एक हल्की आवाज आई, हाँ हाँ सर, मूव कर सकता है अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न हो, लेकिन वो पहले से ही मोशन में हो तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। आवाज इतनी धीमी थी कि क्लास में किसी को ठीक से सुनाई भी नहीं दिया। अगस्त की भौहें चढ़ जाती है और वह थोड़े गुस्से से कहता है, क्या तुम चींटी की तरह बड़बड़ाना बंद कर सकती हो? जरा ऊंची आवाज में बोलोगी? उसकी इतनी डरावनी आवाज सुनकर रीति की धड़कनें तेज हो जाती है, क्योंकि उसने पहले ही पूरी हिम्मत जुटाकर जवाब दिया था, लेकिन अब फिर से बोलने के लिए कहा जा रहा था। वह हिचकिचाती हुई एक बार फिर धीरे से वही जवाब दोहराती है। तभी अगस्त ने झुंझलाते हुए कहता है, ओह गॉड, तुम आगे आओ और यही मेरे सामने खड़े होकर जवाब दो। रीति घबराकर अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। उसके पैरों में हल्की कपकपी थी। क्लास में सबकी नजरें अब उसी पर टिक गई थीं। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अगस्त के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसने सिर झुकाया हुआ था, मानो किसी कठोर सजा के लिए तैयार हो। अगस्त की आंखों में चुभता हुआ गुस्सा था और रीति की आंखों में घबराहट। वह एक छोटे से खरगोश के बच्चे जैसी लग रही थी, जो किसी विशाल और खतरनाक शेर के सामने खड़ा हो। अब बोलो, अगस्त ने लगभग आदेश दिया। रीति ने हिम्मत जुटाकर एक बार फिर वही जवाब दिया, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले से थोड़ी तेज थी। अगस्त कुछ सेकंड तक उसे घूरता है, फिर अचानक उनके चेहरे का भाव बदल जाता है। उनकी आंखों में गुस्से की जगह एक हल्की सी संतुष्टि झलकी। शानदार, उन्होंने सराहना भरी आवाज में कहा, कम से कम किसी को तो जवाब पता था। रीति ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी हथेलियां अब भी पसीने से नम थीं। वह चुपचाप अपनी सीट पर लौट गई, जबकि क्लास के बाकी स्टूडेंट्स उसे हैरानी से देख रहे थे। आज पहली बार किसी ने प्रोफेसर अगस्त के गुस्से के बीच अपनी आवाज निकाली थी, और वह कोई और नहीं बल्कि वही साइलेंट रीति थी, जो क्लास में सबसे कम बोलती थी। रीति जब कॉलेज से घर आती है तो उसे पता चलता है राजीव जी आउट ऑफ कंट्री जाने वाले हैं उसे टाइम। जब ये चीज़ उसको पता चलती है तो वह बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि आज रात को ही उनको निकलना होता है। तभी मिहिर भी ऑफिस से आ जाता है और कहता है, दादाजी आपकी फ़्लाइट 1 घंटे के अंदर है, आपकी पैकिंग हो गई है। राघवेंद्र जी उसकी बात सुनकर कहते हैं, हाँ सारी पैकिंग हो गई है, तुम बस मुझे ले चल के छोड़ आओ। थोड़ी देर बाद राघवेंद्र जी तैयार होकर नीचे हॉल में आ जाते हैं और फिर वह रीति के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? तभी वहां पर श्रेया और मिहिर भी आ जाते हैं। राघवेंद्र जी उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, और हाँ तुम दोनों मेरे बच्चे को परेशान मत करना।
क्योंकि अगर आने के बाद मुझे पता चल गया ना कि तुम दोनों ने मेरी बेटी को परेशान किया है तो तुम दोनों की टांगें तोड़ दूंगा मैं। श्रेया कहती है, दादाजी आपको पता है ना मैं कितनी क्यूट हूँ, मैं क्यों परेशान करूंगी अपनी प्यारी सी भाभी को। लेकिन हाँ, मैं भाई का कुछ नहीं कह सकती। राघवेंद्र जी उसकी बातें सुनकर मिहिर की तरफ देखने लगते हैं, कहते हैं, देखो अगर तुमने उसे हर्ट किया ना तो मेरे से मेरा कोई नहीं होगा। मिहिर कहता है, दादाजी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप आराम से जाइए, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर राघवेंद्र जी को लेकर मिहिर एयरपोर्ट चला जाता है। रात के 7 बजे रीति मिहिर के बेडरूम में बैठी शांति से अपना होमवर्क कर रही थी। कमरे में हल्की रोशनी थी, पेन की आवाज और पन्नों की सरसराहट के अलावा सब कुछ शांत था। तभी अचानक बिजली कड़कने की जोरदार आवाज आई। रीति चौंककर खिड़की की तरफ देखती है, बाहर तेज बारिश हो रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवाएं खिड़की से अंदर आ रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। उसे बारिश बहुत पसंद थी। वो तेजी से अपनी नोटबुक बंद करती है और बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बाहर चली जाती है। बारिश की बूंदें हवा के साथ उसके चेहरे से टकराती हैं और वो आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेती है। इधर मिहिर की कार गेट पर रुकती है। बाहर जोरदार बारिश हो रही है। जैसे ही मिहिर कार से बाहर निकलता है, एक बॉडीगार्ड दौड़कर छाता लेकर उसके पास आता है। मिहिर सिर हिलाते हुए आगे बढ़ता है और घर के अंदर दाखिल होता है। भीगते भीगते वो जैसे ही हॉल में आता है, हाथ में पकड़ी सारी फाइलें वहीं कोच पर रख देता है और ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ता है। कमरे में घुसते ही उसकी नज़र चारों तरफ दौड़ती है। रीति, वो बुदबुदाता है। कमरा खाली था। वो धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन खोलता है, क्योंकि उसे जल्दी तैयार होकर एक बिजनेस पार्टी में जाना था। ये पार्टी उसके लिए बेहद ज़रूरी थी, लंदन में बिजनेस सेटअप के लिए पहला बड़ा मौका। शर्ट उतारकर वह काउच पर रख देता है और वॉशरूम चला जाता है। कुछ ही मिनटों बाद वो नहाकर बाहर आता है, साफ सुथरी सफ़ेद शर्ट और काली पैंट में, पर उसकी नज़र अब भी दरवाजे पर थी। कहाँ गई ये लड़की? वो तुरंत नीचे जाता है, हॉल को ध्यान से चेक करता है, पर रीति नहीं थी। फिर श्रेया के कमरे में झांकता है, वो तो गहरी नींद में थी। धीरे से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकलता है और एक सर्वेंट को रोकता है, रीति कहाँ है? सर्वेंट जवाब देती है, मैडम तो अपने कमरे में ही थी सर, बाहर जाते नहीं देखा। फिर वह वापस रूम में आ जाता है और ध्यान से तुमको देखता है, लेकिन उसे अभी भी रीति कहीं नजर नहीं आती है और तभी उसका ध्यान बालकनी के डोर पर जाता है जो ओपन था, और बारिश की जो बूंदें थी वह फ्लोर पर गिर रही थी जिससे पानी अंदर आ रहा था। मिहिर जल्दी से उसे डोर को बंद करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र रीति पर जाती है और वह रुक जाता है। रीति बालकनी में खड़ी होकर बारिश के बूंदों के साथ खेल रही होती है। मिहिर जैसे ही उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसकी नज़रें रीति के चेहरे पर जाकर रुक जाती है। रीति के चेहरे पर बारिश की बूंदें पड़ रही होती है जिससे वह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। मिहिर को पता ही नहीं चला कि वह कब रीति को देखते हुए रीति के करीब आ गया। मिहिर रीति के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। रीति जो इधर से उधर देख रही थी और बारिश को एंजॉय कर रही थी, और तभी अचानक से बारिश के पानी की वजह से उसका पैर स्लिप होने वाला था और वह गिरने ही वाली थी। लेकिन तभी मिहिर उसको उसकी कमर से पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है। रीति सीधा जाकर मिहिर के चेस्ट पर हिट होती है और वह डर जाती है और कस के अपनी आंखों को बंद कर लेती है। मिहिर जब रीति को अपने इतने क्लोज देखता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। रीति फिर धीरे से अपनी आंखों को खोलती है और वह एकदम से मिहिर से दूर हो जाती है। वही मिहिर की नज़रें अभी भी रीति के फेस टिकी हुई थी, उसकी नज़रें उसके फेस से हट ही नहीं रही थी। मिहिर धीरे धीरे करके रीति के ओर क्लोज चला जाता है और अपनी एक हाथ को उसकी कमर पर रखता है और उसको पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, और फिर वह अपने दूसरे हाथ को उसके फेस पर ले जाता है और उसके फेस को टच करने लगता है। वही उसके ऐसा करने की वजह से रीति की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है और वह अपनी डरी हुई नज़रों के साथ उसे देखने लगती है और कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन मिहिर को तो जैसे रीति की कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। मिहिर अपने एक हाथ से रीति के पूरे फेस को टच करता है और फिर वह उसके लिप्स की तरफ देखा है और अपने एक फिंगर से उसके लिप्स को टच करता है। रीति के लिप्स उसे बहुत ही सॉफ्ट फील होते हैं। मिहिर उसके लिप्स को की देखने लगता है जो वही जाने की वजह से और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, एकदम रेड चेरी की तरह। मिहिर अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और वह धीरे से रीति के लिप्स को अपने लिप्स को प्रेस करता है और धीरे से एक छोटी सी किस करता है।
रीति ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वह उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मिहिर उसको और टाइट करके पकड़ लेता है और अपने एक हाथ से उसके चीन को पकड़कर ऊपर करता है और दोबारा से उसे धीरे धीरे करके किस करने लगता है। अब आगे मिहिर अपने लिप्स को रीति के लिप्स पर रखकर उसको ब्रूटली किस करने शुरू कर देता है। वह उसके लिप्स को पहले तो धीरे धीरे अपने टांग से लिक करता है और फिर सक करने लगता है। रीति को ये सारी चीजें बहुत ही अजीब लग रही होती है और वह अभी भी इन सारी चीजों से बचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी मिहिर रीति के लिप्स पर हल्का का बाइट करता है जिससे रीति अपने माउथ को ओपन कर देती है। मिहिर जब ये देखता है तो वहाँ जल्दी से अपने टांग को उसके माउथ में इंसर्ट करता है और उसके टांग को सक करने लगता है। रीति जब ये देखती है तो उसे बहुत अजीब फील होता है। रीति को नहीं पता था ये सारी चीज़, जिसकी वजह से उसे ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था और डिफरेंट सा फील हो रहा था। मिहिर फिर रीति को बहुत ही डीपली किस करने लगता है। अब रीति के लिए सांस लेना भी मुश्किल होने लगता है क्योंकि मिहिर उसे सांस लेने का मौका ही नहीं दे रहा है। मिहिर काफ़ी देर तक उसे अच्छे से किस कर लेने के बाद धीरे से उसे छोड़ देता है। वही उसके छोड़ते ही रीति बहुत ही हैवीली ब्रेथ लेने लगती है और हैरान परेशान नज़रों से उसे ही देखने लगती है और अपने आप से मन में बात करते हुए कहती है, ये क्या था, ये कर क्या रहे थे। वही मिहिर भी रीति की तरफ ही देख रहा होता है, खासकर उसके लिप्स की तरफ, क्योंकि उसके लिप्स पर ब्लड लगा हुआ था, क्योंकि किस करते टाइम मिहिर ने रीति को बाइट कर लिया था। मिहिर फिर अपने थंब से रीति के लिप्स को प्रेस करता है, जिसकी वजह से रीति के मुंह से एक छोटी सी वॉइस निकलती है। ये देखकर मिहिर रीति के फेस की तरफ देखने लगता है जो कि डरा हुआ था। मिहिर फिर जल्दी से रीति को अपनी गोद में कैरी करता है। वही ये देखकर रीति पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और कहती है, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे नीचे उतारिए। मिहिर रीति की ओर ऐसे दिखते हैं जैसे उसे उसकी कोई वॉइस सुनाई नहीं दे रही हो। फिर वह रीति को लेकर बेडरूम के अंदर आ जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। वही रीति जल्दी से उठने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर वापस से उसे बेड पर पुश कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। ये देखकर रीति अपनी आइज को बड़ी बड़ी कर लेती है और कहती है, हाँ हस्बैंड, आप ये क्या कर रहे हैं? वही मिहिर तो उसे इस तरह से इग्नोर करता है जैसे उसकी एक भी आवाज़ उसके काम में नहीं जा रही हो और वहाँ धीरे धीरे करके उसके ऊपर झुकने लगता है। वही रीति इस चीज़ से इतना ज़्यादा डर जाती है कि वह अपने फेस को दूसरे साइड टर्न कर लेती है। मिहिर ये देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है और उसके चिक्स पर किस कर लेता है। रीति जैसे ही इस चीज़ को फील करती है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और फिर वह जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। मिहिर फिर उसके एयर के पास आता है और कहता है, रीति तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। मिहिर की ब्रीथिंग रीति को अपने गले पर फील हो रही थी। रीति की पूरी बॉडी धीरे धीरे करके अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है। मिहिर फिर रीति के ईयर को धीरे धीरे करके सॉफ्टली किस करना शुरू कर देता है, जिससे रीति की बॉडी पूरी तरीके से वाइब्रेट कर जाती है। मिहिर रीति के ईयर पर उसे लिक करता है, जिससे रीति पूरी तरह से कम जाती है और वह टाइट करके बेडशीट को पकड़ लेती है। मिहिर फिर धीरे धीरे उसको किस करते हुए उसके नेक एरिया पर आ जाता है और वह उसे वहाँ छोटे छोटे बटरफ्लाई किस करने लगता है और साथ में ही हल्का हल्का बाइट भी करने लगता है, जिसकी वजह से रीति के मुंह से हल्की हल्की वॉइस निकलने लगती है, जिससे मिहिर और ज़्यादा एग्रेसिव फील करने लगता है और वह दोबारा से उसके लिप्स पर ब्रूटली सक और किस करने लगता है। और वही रीति उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि यह अजीब सी फीलिंग उसने आज से पहले कभी फील नहीं की थी। वह उसके दोनों शोल्डर पर अपने दोनों हाथों को रखती है और उसे खुद से दूर करने लगती है। मिहिर उससे थोड़ा सा दूर होता है। रीति फिर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। मिहिर जब रीति के मुंह से इस शब्द को सुनता है तो वह फिर से उसके लिप्स पर एक छोटा सा सॉफ्ट सा किस करता है, जिससे रीति चुप हो जाती है। मिहिर फिर एक एक करके उसकी शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है। वह धीरे धीरे करके उसकी शॉर्ट की थी बटन्स को ओपन कर देता है। ओपन कर लेने के बाद वह उसके साथ को उसके शोल्डर से साइड कर देता है और फिर वह उसके शोल्डर पर अपने लिप्स को रखता है और धीरे धीरे वह उसके शोल्डर पर लिक करने लगता है। रीति की पूरी बॉडी कांपती जा रही थी इन टचेस से, और तभी मिहिर बहुत ही जोर से उसके शोल्डर पर बाइट कर लेता है, जिससे रीति की एक जोर की चीख निकल जाती है, क्योंकि वहां से हल्का हल्का ब्लड निकल रहा था। रीति के आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसे बहुत जोर से अपने शोल्डर पर पेन हो रहा था।
वही मिहिर जहाँ पर वाइट किया था वहाँ पर लिक करने लगता है और फिर वह उसके शर्ट के पूरे बटन्स को एकदम से ओपन कर देता है और वह उसके बॉडी को देखने लगता है। रीति जब ये देखती है तो वह जल्दी से अपने चेस्ट को कवर करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे बहुत साया फील होता। मिहिर ये देखकर जल्दी से अपनी एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ के उसके सर के ऊपर करता है और उसके हाथों को बेड पर पिन कर देता है। रीति तो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देख रही होती है और फिर कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे डर लग रहा है। प्लीज हस्बैंड। रीति तो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देख रही होती है और फिर कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे डर लग रहा है। प्लीज हस्बैंड। अब आगे। रीति की बात सुनकर मिहिर उसके लिप्स पर एक छोटा सा किस करता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, रीति तुम सच में बहुत प्यारी हो और तुम सिर्फ मेरी हो। ये बोलकर वह पहले उसके फोरहेड पर किस करता है, फिर उसके दोनों आंखों पर, फिर उसके नोज पर और लास्ट में उसके चिक्स पर। रीति को अब समझ नहीं आ रहा था वह उसके इस हरकत पर शर्माए या फिर डरे। फिर मिहिर उसके नेक पर वेट किस्से करने लगता है। रीति को उसकी टांग अपनी नेक पर फील हो रही थी, जिससे रीति कसके अपनी आंखों को बंद कर लेती है क्योंकि उसे पता था वह जितना ज्यादा छूटने की कोशिश मिहिर उस पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर देगा। वही मिहिर अब रीति में इस कदर खो गया था कि उसे अब इस बात का होशो हवास नहीं था कि वह क्या कर रहा है और वह कितना ज्यादा आगे निकल गया है। मिहिर उसके शोल्डर पर कंटिन्यू किस करने लगता है और अपने टीथ से उसके शोल्डर पर निशाना बनाने लगता है, जिसके चलते रीति को हल्का हल्का पेन हो रहा था। और फिर वह रीति के शर्ट को एकदम से पूरी तरीके से निकाल के एक साइड फेंक देता है और वह उसकी बॉडी को देखने लगता है। रीति की सॉफ्ट बॉडी उसे अपनी तरफ इनवाइट कर रही थी। मिहिर अपने एक हाथ से उसके चेस्ट को टच करता है। रीति जैसे ही उसके हाथों को अपने चेस्ट पर फील करती है वह बुरी तरीके से डर जाती है और वह मिहिर को एकदम से धक्का दे देती है और कहती है, प्लीज दूर रहिए मुझे। आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। मिहिर जब ये देखता है कि रीति ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो मिहिर सच में बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह उसे नेक से पकड़ता है और बेड पर एकदम पिन कर देता है। रीति मिहिर का ये रूप देखकर डर से कांपने लगती है। वही मिहिर वापस से उसके ऊपर आता है और उसे जबरदस्ती किस करना स्टार्ट कर देता है और रीति उससे बचने के लिए अपने फेस को इधर उधर कर रही होती है। मिहिर इससे और ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वह एकदम से उसके फेस को अपने अकाउंट से पकड़ के दबा देता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर करके उसे बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से रीति को अपने लिप्स में पेन होने लगता है। लेकिन इस वक्त मिहिर को किसी के पेन से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस किसी भी हालत में इस वक्त रीति चाहिए थी। वह इस चक्कर में रीति को कितना हर्ट कर रहा है ये चीज़ मिहिर को नहीं पता थी। वह क्या चीज़ अच्छी नहीं पा रहा था, रीति इस वक्त कितना ज़्यादा डर रही है उससे। वही रीति जब देखती है मिहिर उसकी अब नहीं सुनने वाला है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वही जब मिहिर रीति को जी भर के किश कर लेने के बाद जब उसके फेस की तरफ देखता है तो वह शौक हो जाता है। रीति के आंसुओं को देखकर उसके हार्ट में दर्द फील होता है और वह रीति को इस तरह से बिल्कुल ही नहीं देख पाता है और वह तुरंत उसको छोड़कर उससे दूर होकर बैठ जाता है। रीति पूरी तरीके से डर चुकी थी, उसकी पूरी बॉडी डर की वजह से कांप रही थी। वह रीति को ऐसे देखकर एक लंबी सांस लेता है और कहता है, ओह गॉड, यह मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं इसे हर कैसे कर सकता हूँ? फिर वह जल्दी से अपने हाथ को आगे करके उसके आंसुओं को साफ करता है। वही रीति जब उसके हाथों को अपने फेस पर फील करती है तो डर जाती है और कहती है, प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मिहिर जब रीति को ऐसे देखा है तो वहाँ जल्दी से उसके बगल में लेट जाता है और उसे अपने ऊपर लेटाकर धीरे धीरे उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है और कहता है, रीति शांत हो जाओ। रीति अभी भी खुद को उसकी पकड़ से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन मैं ही उसे टाइट करके पकड़ लेता है और कहता है, रीति शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ शांत हो जाओ। मिहिर ऐसे ही काफ़ी देर तक रीति को शांत करवाता है, जब जाकर कहीं रीति शांत होती है। वह रीति को बेड पर धीरे से लेट देता है और खुद वापस से उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, रीति मेरी तरफ देखो और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जो मैंने अभी किया उसके लिए। मैंने जो भी किया मैं जानता हूँ वह बहुत था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रीति थोड़ी देर तक उसकी आंखों में देखती रहती है और फिर धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है। मिहिर फिर उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट सा किश करता है। ये किश पूरी तरह से डिफरेंट था, ये किश उसे प्यार का एहसास दिला रहा था, जिससे रीति बहुत ही अलग सा फील करती है। मिहिर उसको किस करने के बाद उससे दूर होता है और फिर कहता है, रीति मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ,
तुम मुझसे डरना बंद कर दो। रीति उसकी आंखों की तरफ ही देख रही होती है और समझने की कोशिश कर रही होती है ये सब चीज़ है क्या, और तभी उसे कुछ फील होता है और वह धीरे से कहती है, मुझे कुछ चुभ रहा है। मिहिर जब ये सुनता है तो वह हैरान होकर रीति की तरफ देखता है, जैसे कहना चाह रहा हूँ तुम क्या बोल रही हूँ, मैं समझा नहीं। रीति उसकी नज़रों को पढ़ लेती है और कहती है, वो नीचे। मिहिर अभी भी यही सोच रहा होता है ये बोल क्या रही है, और जब उसे समझ में नहीं आता है तो वह कहता है, क्या हुआ, तुम क्या कह रही हो। रीति कहती है, अरे वो मुझे नीचे कुछ चुभ रहा है। मिहिर उसकी बातें सुनकर जब उसके हाथ के इशारे की तरफ देखा है तो वह पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और उसका पूरा फेस रेड पर जाता है। वही रीति अपने इनोसेंस नज़रों से अभी भी उसी की तरफ देख रही होती है और कहती है, ये मुझे चुभ क्यों रहा है, और वो है क्या। मिहिर रीति की तरफ देखता है और उसे समझ में नहीं आता है वह क्या बोले। तभी रीति कहती है, ये ऐसे क्यों है, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। मिहिर रीति की आइस में देखता है और अपने मन में कहता है, रीति तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो, मुझे नहीं पता मैं कब इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मिहिर फिर रीति को खुद से दूर करता है और कहता है, रीति तुम यही रोको, मैं अभी आता हूँ। रीति उसको अपनी बड़ी नज़रों से देखती है और कहती है, क्यों, क्या हुआ, आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्या, आपको डॉक्टर के पास आना है क्या। मिहिर उसकी तरफ देखा है और कहता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ देर और रुका तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। रीति उसकी तरफ बड़े ही इनोसेंट वे में देखती है और कहती है, लेकिन ऐसा क्यों। मिहिर उसके दोनों चिक्स को पकड़ता है और पुल करते हुए कहता है, रीति मैं क्या करूँ तुम्हारा, तुम इतनी इनोसेंट और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो कि मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मुझे नहीं पता रीति मैं कब तक अपने आप को ऐसे रोक पाऊंगा, जो मैंने आज किया मुझे नहीं पता इन सारी चीज़ों को मैं कब तक हैंडल कर पाऊंगा। रीति को तो उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, वह तो बस बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी सारी बातों को सुन रही थी। मिहिर जब रीति के सिल्ली रिएक्शन को देखा है तो कहता है, छोड़ो इन सारी चीज़ों को, तुम यहीं पर रुको, मैं भी आता हूँ। रीति कहती है, लेकिन क्यों, क्या हुआ है आपको, मुझे बताइए ना। मिहिर रीति की तरफ देखता है और कहता है, रीति क्या तुम सच में जानना चाहती हो। रीति इनोसेंट आई से उसे देखती है और कहती है, हाँ मुझे जानना है, आपको क्या हुआ है, क्या आपने वहाँ पर कुछ छुपा रहा है। मिहिर फिर रीति के पास ही वापस से बैठ जाता है और कहता है, ठीक है। फिर वह रीति के पास आता है और अपने दोनों हाथ से उसके फेस को पकड़ता है और रीति की तरफ देखते हुए कहता है, रीति क्या मैं जो करूँगा तुम वो करने दोगी। रीति इनोसेंट आई से मिहिर की तरफ देखती है और कहती है, आप क्या करना चाहते हैं, और क्या आप उससे ठीक हो जाएंगे। मिहिर रीति की तरफ देखता है और कहता है, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। रीति मिहिर की तरफ देखने लगती है और सोचने लगती है कि आज तक उसका इस तरह से किसी ने केयर नहीं किया था, जैसे इस फैमिली ने उसे प्यार दिया है। वैसा प्यार उसके साथ उसकी मॉम ही कर पाई थी जब वह उसके साथ थी, और जब से वह यहाँ पर आए हैं तब से उसे किसी ने नहीं डांटा। उस सब प्यार से बातें करते हैं और उससे सब प्यार भी करते हैं, और भले ही मिहिर ने उसे हर्ट किया हो लेकिन अब वह बदल रहा है। और दाई माँ ने भी उसे बताया था कि मिहिर उसका पति है और वह उसे अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ रहना है, और उसे मिहिर की एक ओबीडियंट वाइफ बना होगा। मिहिर उससे जो बोले उसे वो करने देना होगा। रीति फिर अपने फेस को उसके फेस की तरफ करती है और अपनी आइज़ को झुकते हुए कहती है, मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ। मिहिर जब ये सुनता है तब उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। मिहिर फिर रीति के फेस की तरफ देखता है और कहता है, फिर ठीक है, अब मैं जो करूँगा उसे तुम बस फील करना, और अगर तुम्हें हर्ट हो तो मुझे बता देना, मैं रुक जाऊँगा। फिर वह रीति को बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और वह उसके चेहरे को देखने लगता है। रीति भी उसे ही देखे जा रही थी। मिहिर फिर रीति के फोरहेड पर उसे किस करता है और अपने एक हाथ को उसके चेस्ट एरिया पर रखता है। रीति जब इस चीज़ को फील करती है तब उसकी पूरी बॉडी में एक कट साथ दौड़ जाता है और उसकी बॉडी शिविर करने लगती है। मिहिर तभी अपने लिप्स को धीरे से रीति के चेस्ट एरिया का रखता है और उसे लिक करता है जैसे मिहिर यह करता है। रीति कसकर के बेडशीट को पकड़ लेती है और अपने आइज़ को भी बंद कर लेती है। रीति को मिहिर की टांग अपने लिपल्स पर फील हो रही थी, जिससे रीति को समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे और उसे यह अजीब सा क्यों लग रहा है। वही मिहिर धीरे धीरे करके अपने टांग को उसके निपल्स पर फिराने लगता है और उसे लिक करने लगता है। रीति तो बुरी तरफ से कांप रही थी।
वही मिहिर उसको अच्छे से किश करता है और लिक करता है और फिर वह उसके फेस की तरफ देखता है और कहता है, रीति मेरी तरफ देखो। रीति ने तो अपनी आइज़ को कश के बंद कर लिया था, लेकिन जब वह मिहिर की वॉइस को सुनती है तब वह धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करती है और मिहिर की ओर देखती है। मिहिर फिर उसके आइज़ पर किश करते हुए कहता है, रीति क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहती? रीति उसकी बात सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है और वह अब भी समझने की कोशिश कर रही होती है कि वह क्या बोले। वह अपने ख्यालों में उलझी ही हुई होती है कि तभी उसको अपने दूसरे निपल्स पर मिहिर की टांग फील होती है, जिससे रीति की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी मिहिर उसको बाइट कर लेता है, जिससे रीति को बहुत तेज दर्द होता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने दोनों हाथों से मिहिर के बालों को पकड़ लेती है और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन मिहिर अपने एक ही हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर झट से उसके हाथों को उसके सर के ऊपर पिन कर देता है और उसके नेक पर बैठ किस्से करने लगता है और हल्के हल्के से बाइट भी करने लगता है। उसके ऐसा करने की वजह से रीति की सांसें तेज चलने लगती है और रीति उसे रोकते हुए कहती है, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइए, मुझे अजीब लग रहा है। मिहिर रीति की तरफ देखता है और कहता है, रीति क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? रीति मिहिर की तरफ देखती है और बहुत ही मुश्किल से कहती है, मुझे 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 बहुत अजीब लग रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मिहिर रीति को देखकर समझ जाता है कि उसे कैसा फील हो रहा है और फिर वह उसको अपने गले से लगा लेता है और कहता है, रीति मैं जानता हूँ तुम्हें अभी ये सब चीज़ें नहीं पता और ना ही तुम्हें इस सब चीज़ों को हैंडल करना आता है, लेकिन तुम धीरे धीरे सीख जाओगी, ठीक है? और अब तुम सो जाओ। मिहिर रीति को अपने बाहों में लेकर उसे टैप टैप करने लगता है ताकि रीति सो जाए। तभी मिहिर का फ़ोन रिंग करने लगता है। वहाँ फ़ोन जब उठना है तो उधर से मोहित कहता है, बॉस आप कहाँ हैं? आपको याद है ना, आज आपको एक बिजनेस पार्टी में जाना था। आपको पता है आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। मिहिर अपनी बाहों में रीति को देखता है जो उसे ही देख रही होती है। वह रीति को देखकर धीरे से स्माइल करता है और फिर कहता है, उन्हें मना कर दो, बोल दो मैं नहीं आ रहा हूँ। मोहित कहता है, लेकिन सर। मिहिर कहता है, मोहित सब मिहिर के मुंह से अपना नाम सुनता है तो वह समझ आता है अब उसे यहाँ पर रुकना है, इसलिए वह कुछ नहीं बोलता है और फ़ोन काट देता है। मिहिर फिर अपने फ़ोन को साइड में करता है और रीति की चिक्स को पुल करते हुए कहता है, रीति तुम बहुत प्यारी हो, सो जाओ अब। तभी रीति कहती है, वो मेरे कपड़े गीले हैं, मुझे सर्दी लग रही है। मिहिर जब उसकी इस बात को सुनता है तो वह उसकी तरफ देखता है और उसे देखने के बाद उसे पता चलता है उसने तो उसकी टॉप निकाल दी थी और रीति की पेंट भी गिरी थी बारिश में भीगने की वजह से। फिर वह रीति से थोड़ा सा दूर होता है और कहता है, हाँ एक काम करो, तुम जाकर पहले कपड़े चेंज कर लो, फिर मैं कर लेता हूँ। रीति फिर अपने सर को हाँ में हिला देता है और वॉशरूम में चली जाती है। मिहिर भी अपनी जगह से उठता है और वार्डरोब से अपने लिए एक कपड़े निकलता है और उसे पहन लेता है और तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है तो बेड की बेडशीट भी पूरी तरीके से गीली हो गई होती है। फिर वह धीरे से रूम से बाहर जाता है और एक मेड को बुलाकर बेडशीट को चेंज करने के लिए बोलता है। वह मेड भी उसकी बात मानकर जल्दी से बेडरूम में आती है और बेडशीट को चेंज करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद रीति भी तब तक कपड़े चेंज करके आ गई होती है और वह जाकर काउच पर लेट जाती है। तब तक मिहिर भी रूम के अंदर आ जाता है और वह जब रीति को काउच पर देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह उसके पास जाता है और कहता है, रीति तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो? रीति कहती है, मैं यहीं पर तो सोती हूँ ना। मिहिर फिर रीति के पास जाता है और उसे गोद में कैरी करता है और कहता है, लेकिन अब से तुम यहाँ पर नहीं सोओगी, बल्कि अब से तुम मेरे साथ मेरे बेड पर सोओगी। इतना बोलकर वह उसे बेड पर लेकर आ जाता है और उसे अपने बगल में लेटकर उसे हक कर लेता है और उसके फोरहेड पर किस करते हैं कहता है, चलो अब सो जाओ, तुम थक गई होगी। वहीं दूसरी तरफ कमरे की खामोशी में बस घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। श्रेया गहरी नींद में थी, लेकिन उसकी नींद अचानक से टूट गई। उसकी आंखें डर और बेचैनी से फटी की फटी रह गईं। सीने में कुछ अजीब सा घुटन का एहसास हो रहा था, जैसे कोई अनदेखा डर उसे जगा गया हो। वो हड़बड़ाकर उठी और लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम की तरफ भागी। उल्टियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे उसके भीतर कुछ टूट रहा था, बिखर रहा था। पानी के छींटों से चेहरा धोते हुए वो खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर की घबराहट और उलझन थम नहीं रही थी। कुछ देर बाद वह थकी हुई सी बाहर आए और चुपचाप अपने बेड पर लेट गई। आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन नींद जैसे उससे कोसों दूर जा चुकी थी। मन किसी अनजाने डर से भर गया था। वो धीरे से कंबल हटाकर बिस्तर से उतरी और दरवाज़ा खोलकर बाहर हॉल में आ गई।
पूरा घर गहरी नींद में था। हॉल में बस एक कोने की धीमी पीली सी लाइट जल रही थी, जो दीवार पर परछाइयां बनाकर अजीब सा सन्नाटा फैला रही थी। श्रेया धीरे धीरे मेन डोर की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर बाहर सीढ़ियों पर बैठ गई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। बूंदें सीढ़ियों पर गिरते ही मध्यम सी आवाज़ करती। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ठंडी बूंदों को महसूस करने लगी, जैसे हर एक बूंद उसके अंदर की बेचैनी को कम करने की कोशिश कर रही हो। तभी एक सिहरन सी उसकी रीढ़ में दौड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे एकटक देख रहा हो। उसने धीमे से गर्दन घुमाई और कुछ दूर एक काली परछाई खड़ी थी। कोई आकृति, कोई अस्तित्व, एक धुंधली सी मगर साफ मौजूदगी। श्रेया की सांसें रुक सी गईं। वह खड़ी हुई और कुछ कदम उसकी ओर बढ़ाए, लेकिन तभी वो ब्लैक शैडो जैसे हवा में घुलकर गायब हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखें डर से चौड़ी हो चुकी थीं। किसी ने उसे नहीं छुआ, कुछ कहा नहीं, फिर भी उसका पूरा वजूद कांप गया था। उस भयानक हादसे के बाद अब उसकी हिम्मत इतनी नहीं बची थी कि वह डर से लड़ सके। तेजी से मुड़कर वह घर के अंदर आई, दरवाज़ा बंद किया और दौड़ती हुई अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करके वह बेड पर चढ़ गई और खुद को पूरी तरह ब्लैंकेट में छुपा लिया। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं, मानो छाती से बाहर आ जाएंगी। लेकिन फिर वह ऐसे ही धीरे सो भी जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हल्की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी। पर्दे हवा से धीरे धीरे हिल रहे थे और कमरे में एक सुकून भरी खामोशी थी। मिहिर की नींद धीरे धीरे खुली। उसने आंखें खोली, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई भारी चीज उसके सीने पर रखी हो। हल्का सा हिला तो वो चीज हल्की सी मुरमुराई। उसने नीचे देखा और मुस्कुरा दिया। रीति पूरी की पूरी उसी के ऊपर फैली हुई थी। उसका आधा चेहरा मिहिर के सीने पर था, एक हाथ उसकी गर्दन के नीचे और पैर मिहिर के पेट तक फैले हुए। क्या सच में ये लड़की कोई पिलो समझ के मुझ पे सो गई है? मिहिर ने हल्के से फुसफुसाया, उसके उलझे बालों में उंगलियां फिराते हुए। उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कान थी। उसने धीरे से उसकी नाक पर उंगली से हल्की थपकी दी। रीति। गुड मॉर्निंग मिस पिलो थेरेपिस्ट। रीति ने आंखें मिचमिचाई, पर उठी नहीं। रीति, उठो वरना मैं तुम्हें किस करके उठाऊंगा, मिहिर ने उसे थोड़ी और छेड़ते हुए कहा। उसकी पलकें हल्की सी फड़फड़ाईं और उसने बुदबुदाया, प्लीज हस्बैंड, 5 मिनट और, बहुत सॉफ्ट हो आप। मिहिर का हंसी रोकना मुश्किल हो गया। उसने झुककर उसकी कनपटी पर एक लंबा, प्यार भरा किस किया। तो अब उठो या मैं तुम्हारे होठों पर अगला अलार्म सेट करूं। रीति ने आंखें खोली और थोड़ी कंफ्यूज होकर उठने लगी, लेकिन तभी उसे अपनी पोजीशन का एहसास हुआ। उसने झट से खुद को पीछे किया, चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया। और वह डरते हुए मिहिर को देखते हैं और फिर अपने मन में कहती है, ओ माय गॉड, मैं पूरे टाइम हस्बैंड के ऊपर सो रही थी। कितनी शर्मनाक हूँ मैं। ये सोते हुए बहुत तकिया उठाकर अपने चेहरे को छुपा लेती है, जैसे उसने खुद को बचा लिया हो मिहिर की नज़रों से। मिहिर मुस्कुराकर उसका तकिया खींच लेता है और कहता है, नहीं, तुम तो मेरी सिली गर्ल हो और तुम्हारा सोना मेरे लिए सबसे प्यारी मॉर्निंग गिफ्ट है। और मैं तो ह्यूमन ब्लैंकेट हूँ तुम्हारा डेली नॉन स्टॉप लाइफ टाइम पैकेज में। रीति ने उसकी तरफ देखा। होंठ थोड़े से फूले हुए, बाल बिखरे और आंखों में नींद का जादू बाकी था। रीति फिर जल्दी से बेड से नीचे उतर जाती है और फटाक से बाथरूम के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकलती है और तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद स्कूल का लंच टाइम था। हर ओर शोर शराबा, हंसी ठिठोली और बच्चों की खिलखिलाहटें गूंज रही थीं। कैफेटेरिया पूरी तरह से भर चुका था, लेकिन एक कोना था जो अब भी खाली था, और वहीं बैठी थी रीति। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, पर दिमाग में तूफान चल रहा था। खाने का डिब्बा सामने था, लेकिन उसकी नज़र सामने के दरवाजे पर टिकी थी, क्योंकि वह आज श्रेया का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने बोला था वह लंच टाइम में आकर उसे मिलेगी। तभी अचानक उसके कानों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और जब वह अपना सर उठाकर ऊपर देखती है तो सामने से श्रेया तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी जगह पर 3 लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे। 2 लड़के और 1 लड़की। तीनों मुस्कुरा रहे थे। उनमें से एक लड़का रीति से बात करने की कोशिश करते हुए कहता है, हाय, तुम रीति हो ना? हमने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो, और वैसे हम दोस्त बन सकते हैं क्या? उसकी मुस्कान थोड़ी ज़्यादा चमकदार थी। तभी दूसरा लड़का कहता है, तुम हमेशा अकेली क्यों बैठती हो यार? हमें अच्छा नहीं लगता, चलो आज साथ लंच करते हैं।
लड़की भी मुस्कुराकर बोली, हम क्लासमेट हैं, थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए ना। रीति तीनों को गौर से देखती है और अपने मन में कहती है, ये क्या है? क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में हस्बैंड ने मुझे बताया था, और ये दो लड़के इतनी स्वीट बातें कर रहे हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ, ये वही राक्षस के जासूस हैं जो मुझे और इस लड़की को उसके पास ले जाने आए हैं। ये लोग मुझसे प्यार से इसलिए बातें करें ताकि यह लोग मुझे अपनी बातों के जाल में फंसा सके और फिर मेरी ऐसी मासूम बच्ची को उस राक्षस को गिफ्ट कर सके। लेकिन मैं नहीं फंसने वाली इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में, और ना ही मैं इस लड़की को फंसने दूंगी। ये सब सोते हुए वह अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, तुम लोग मुझे बेवकूफ़ समझा है, मुझे नहीं पता तुम किसके आदमी हो। उसकी बातें सुनकर वजह तीनों घबरा जाते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, रीति, क्या हुआ? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तभी दूसरा लड़का कहता है, शांत हो जाओ यार, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, हम किसी के आदमी नहीं है। रीति कहती है, शांत? अब देखो असली शांत कौन होता है। रीति इतना बोलने के साथ ही एक लड़के का कॉलर पकड़ लेती है और उसे घुमाते हुए सीधे कैफेटेरिया की टेबल से टकरा देती है। दूसरा लड़का जान बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रीति की तेज चाल और तेज सोच ने उसे भी घसीट लिया। तभी लड़की कहती है, अरे क्या कर रही हो रीति, ये तुम्हें बस फ्रेंड बनाने आए थे। रीति कहती है, चुप रहो, तुम भी इनके चंगुल में फंसी हो, मैं तुम्हें बचा रही हूँ। 10 मिनट बाद चारों एक लाइन में खड़े हैं। दोनों लड़कों के बाल बिखरे हुए, यूनिफॉर्म उल्टी पुलटी और चेहरे पर हल्की हल्की चोटें। लड़की अब भी शॉक में थी। सामने खड़े थे दो टीचर्स, एक स्पोर्ट्स टीचर और दूसरी गणित की मैम। गणित मैम गुस्से में कहती है, रीति, तुम्हें हो क्या गया है? ये स्कूल है, कोई अखाड़ा नहीं। स्पोर्ट्स टीचर भी उसे डांटे हुए कहते हैं, बिना वजह इन दोनों को पीटना। और ये कैसे सोच लिया कि ये तुम्हें राक्षस के पास ले जा रहे थे? रीति धीरे से कहती है, क्योंकि ये दोनों लोग बिना किसी वजह के मुझे बहुत प्यार से बातें कर रहे थे ना, और जो प्यार से बात करता है ना वह बहुत ही चालाक होता है, और वह मेरे से प्यारे प्यारे बच्चों को ले जाकर राक्षस के पास छोड़ आता है अपनी चालाकी में फंसा के। गणित मैम कहती है, इनफ, अब प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी। तभी दरवाज़ा खुलता है और अगस्त अंदर आता है, स्ट्रेट सख्त चाल, आंखों में वही पावर, वही डर जिससे पूरी क्लास कांपती थी। उसे देखकर रीति की रगों में सिहरन दौड़ जाती है और वह उसे देखते हुए अपने मन में कहती है, असली राक्षस तो यह है क्लासरूम के राक्षस टीचर। अगस्त अपनी सख्त और भारी आवाज में कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? गणित मैम तुरंत आगे बढ़कर कहती है, अगस्त सर, इस लड़की ने दोनों लड़कों को बुरी तरह मारा है, बिना किसी कारण के। अगस्त एक नज़र उन दोनों लड़कों को देखता है और फिर एक नज़र रीति को, और फिर कहता है, रीति। उनकी आवाज़ पहले से भी सख्त हो गई, क्या तुमने इन्हें मारा? रीति उसकी बात सुनकर अपना सर झुका लेती है और अपनी धीमी आवाज़ लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, हाँ, मैंने मारा, क्योंकि ये मुझे और उस लड़की को राक्षस के पास ले जा रहे थे। सन्नाटा। गणित मैम का चेहरा फ्रीज। स्पोर्ट्स टीचर ने अपना सिर पकड़ लिया। अगस्त एक गहरी सांस लेता है और फिर दोनों लड़कों की ओर मुड़ता है और कहता है, सच सच बताओ, आपस में कोई लड़ाई हुई थी? तुम लोगों ने कुछ कहा इससे? पहला लड़का डरे हुए एक्सप्रेशन के साथ कहता है, नहीं सर, सच में हमने कुछ नहीं किया, बस बात कर रहे थे। तभी दूसरा लड़का कहता है, इसने अचानक हमला कर दिया। अगस्त फिर रीति की तरफ देखता है, उसकी आंखों में एक अलग ही इंटेंसिटी थी, और फिर वह उससे कहता है, रीति, क्या तुम्हें ये लग रहा था कि ये दोनों तुम्हें मेरे पास ले जाने वाले हैं? रीति धीरे से कहती है, अरे ये मुझे आपके पास नहीं ले जाने वाले थे, क्योंकि आप तो बस क्लासरूम के राक्षस हो ना, ये लोग तो मुझे असली वाले राक्षसे के पास ले जाने वाले थे, जो जंगल में रहता है और इंसानों को मार के खा जाता है। अगस्त उसकी बात सुनकर 2 सेकंड शांत हो जाता है और फिर कहता है, और तुमसे ये किसने कहा कि असली वाले राक्षस जंगल में रहते हैं और ये लोग तुम्हें राक्षस के पास ले जाने वाले थे? रीति धीरे से कहती है, वो, हाँ हाँ। इतना बोलते बोलते वहां रुक जाती है और फिर कहती है, अरे वो तो मुझे अपने मन से पता है। अगस्त उसकी बातें सुनकर अपना सर पकड़ लेता है और फिर वो स्पोर्ट्स टीचर की तरफ देखता है और कहता है, इन लड़कों को फर्स्ट एड दिलवा दीजिए। गणित मैम हैरान कहती है, सर, लेकिन। अगस्त सख्त लहजा में कहता है, मैं देख लूंगा। सभी चुप हो गए। थोड़ी देर बाद अगस्त रीति के सामने खड़ा होता है और फिर उसे घूरते हुए कहता है, तुम जब उन दोनों बच्चों को मार रही थी तब तो तुम नहीं डर रही थी, और अब तुम मुझसे क्यों डर रही हो? रीति डरी हुई आवाज में कहती है,
क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा डरावने हो और आपकी निगाहें वो डरा देती हैं। अगस्त आंखें संकरी करते हुए कहता है, अरे अभी थोड़ी देर पहले तुम नहीं तो कहा था मैं राक्षस हूँ, तो अब राक्षस तो डराएगा ही ना। रीति उसकी बातें सुनकर उसको मस्का लगते हुए कहती है, हाँ लेकिन आप अच्छे वाले राक्षस लगते हो, जैसे जो बच्चों को सजा नहीं देते, बस डराते हैं। अगस्त उसकी बातें सुनकर पहली बार हल्का सा मुस्कुराने लगता है, लेकिन फिर तुरंत चेहरा सीरियस कर लेता है और कहता है, अगली बार बिना वजह किसी को मारा तो सच्चा राक्षस कौन है ये भी समझ में आ जाएगा। रीति जल्दी से सिर हिलाया, नहीं सर, नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही करके दिन बताने लगते हैं। रीति मिहिर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गई थी, उन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। और वही अगस्त जो एक कोल्ड हॉट पसंद था, वह भी रीति की वजह बदलने लगा था। लंच टाइम में हमेशा रीति का इंतजार करता था, क्योंकि रीति रोज लंच टाइम में किचन गार्डन एरिया में आकर बैठ जाती है और गार्डन में रह रहे छोटे छोटे जानवरों के साथ खेलना स्टॉप थी। उस गार्डन काफ़ी सारे छोटे छोटे रिबेट्स थे, गिलहरी थी और रंग बिरंगी चिड़िया थी। रीति रोज लंच टाइम है उनके साथ खेला करती थी और वहीं अगस्त अपने ऑफिस से उसे देखा करता था। अगस्त का घर। अगस्त अपनी पूरी फैमिली मेंबर के साथ हो डिनर टेबल पर बैठा हुआ होता है, तभी उसके डैड मिस्टर आलोक वालिया कहते हैं, अगस्त तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हो गई है, इसलिए अब तुम कंपनी संभाल सकते हो, तुम्हें कल से कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। उनकी बातें सुनकर अगस्त खाते खाते रुक जाता है और फिर कहता है, लेकिन डैड अब मैं कॉलेज नहीं छोड़ सकता, मुझे बच्चों को पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कंपनी संभालने से ज़्यादा। मिस्टर वालिया कहते हैं, लेकिन इससे तुम्हें नफरत है ना, तभी तो मैं तुम्हें ये पनिशमेंट दी थी। अगस्त कहता है, हाँ इसमें तुम्हें बोल रहा हूँ, पनिशमेंट खत्म करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये पनिशमेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। मिस्टर वालिया उसके माथे को छोटे हुए कहते हैं, बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे ऊपर किसी बच्चे ने कोई काला जादू तो नहीं किया है। उनकी ऐसी बातें सुनकर उनकी वाइफ उन्हें गुस्से से घूरने लगती है और फिर गुस्से से कहती है, वो तुम्हें देना जैसे कॉलेज भेजे थे, अगर मेरे बच्चे को किसी ने कुछ किया ना तो कहाँ से बोल रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बताओ, मैं इतने प्यार से मौसम से बच्चे पर किसी ने काला जादू कर दिया। अगस्त कहता है, अरे मॉम डैड आप दोनों ये क्या लेकर बैठ गए हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कॉलेज के साथ साथ ऑफिस भी संभाल लूँगा, आप दोनों टेंशन लेना बंद करो। और हाँ, मैं कॉलेज से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर जाना अच्छा लगता है, वहाँ पर मैं जिस पर चाहूँ उसे पर अपना गुस्सा उतार लेता हूँ। वैसे भी आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही शैतान हो गए हैं। उसकी बात सुनकर मिसेज वालिया कहती है, ओह मतलब तुम उन शैतान बच्चों को सुधारने के लिए कॉलेज नहीं छोड़ना चाहते, चलो ये तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, चलो किसी के भलाई के बारे में तुमने सोचा तो सही, नहीं तो मुझे तो लगा था तुम भी हमने डैड की तरह खुदगर्ज निकलोगे और बस खुद की कंपनी को ग्रो करने के बारे में सोचोगे और पैसों के बारे में। उनकी ऐसी बातें सुनकर मिस्टर वालिया चीर जाते हैं और फिर उन दोनों हस्बैंड वाइफ के तू मैं होने लगता है और वही अगस्त अपना खाना खाकर चुपचाप से अपने रूम में निकल जाता है। दूसरे दिन मिहिर का कॉर्पोरेट ऑफिस एक बड़ा मीटिंग रूम, जिसमें ग्लास वॉल्स हैं, एक लंबा ओवल टेबल, चारों ओर प्रेजेंटेबल बिजनेस क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं। बड़ी स्क्रीन पर ग्राफर्स और प्रेजेंटेशन चल रही है। माहौल प्रोफेशनल है, सभी की निगाहें मिहिर पर हैं, जो आत्मविश्वास के साथ मीटिंग लीड कर रहा है। मिहिर का असिस्टेंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड दिखाते हुए कहता है, तो जैसा आप देख सकते हैं Q3 में हमने 32% ग्रोथ अचीव की है, हमारा अगला टारगेट। तभी अचानक दरवाज़ा जोर से खुलता है और मिहिर के डैड अनुराग जी अंदर आते हैं, चाल में घमंड, चेहरे पर नकली मुस्कान लिए। अनुराग जी अपनी तेज आवाज में उस सारी लोगों की ओर देखते हुए कहते हैं, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा लेट हो गया, पर ऐसी मीटिंग मिस नहीं कर सकता जहां मेरा बेटा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। कमरे में एक हलचल मचती है, कुछ इन्वेस्टर्स असहज हो जाते हैं। मिहिर एक पल के लिए ठिठकता है। मिहिर थोड़े सख्त पर संयमित स्वर में कहता है, मिस्टर सिंह ये इन्वेस्टर्स मीटिंग है, फैमिली विजिट नहीं, आप चाहे तो मेरे ऑफिस में वेट कर सकते हैं। अनुराग जी कुर्सी खींचते हुए वहीं पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, अरे अरे इतना प्रोफेशनल मत बन बेटा, बिजनेस तो अपने खून से चलता है, और वैसे भी मैं खाली हाथ नहीं आया। फिर वह जेब से एक फोल्डर निकालते हैं और टेबल पर पटकते हैं और कहते हैं, ये एक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट है, बस साइन करने की देर है और तेरा स्केल दुगना हो जाएगा। मिहिर मुस्कुराता है पर आंखों में नाराजगी साफ झलकती है। फिर वह धीरे मगर तीखे लहजे में कहता है, मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बिजनेस वैल्यू पर साइन करता हूँ, इमोशनल ब्लैकमेल पर नहीं। और ये मीटिंग मेरे शेयर होल्डर्स के लिए है, पर्सनल गिफ्ट एक्सचेंज के लिए नहीं।
कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अनुराग जी का चेहरा तमतमा उठता है, अपमान साफ दिखता है। वह दांत भींचते हुए और बमुश्किल मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू। लेकिन याद रख, मैं वो दरवाज़ा हूँ जिससे तू इस दुनिया में आया है। उसे बंद मत कर। वो फोल्डर उठाते हैं, कुर्सी पीछे करते हैं और निकलते वक्त मिहिर की तरफ झुककर उसके कानों में फुसफुसाते हुए धीरे से कहते हैं, वैसे सुना है तूने अपनी बीवी का एडमिशन करवा दिया है कॉलेज में। अगर एक दिन वो कॉलेज से गायब हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि जब वो गायब होगी तो मेरे पास ही होगी। अब मेरी बहू है, कभी कभी मैं भी उससे मिल सकता हूँ ना। इतना बोलकर वह जोर से हंसते हुए दरवाज़ा बंद करते हैं और चले जाते हैं। मिहिर की आंखें गुस्से और चिंता से लाल हैं, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। एक गहरी सांस लेता है और वापस इन्वेस्टर्स की तरफ मुड़ता है और कहता है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट ऑफ। वही अनुराग जी वहां से निकलते ही किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं, अब समय आ गया है तुम्हारे आने का, क्योंकि एक तुम ही हो जो मिहिर को कंट्रोल कर सकता है। अब आगे। मिहिर अपने ऑफिस से निकलता है। उसका चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था। वह अपनी ब्लैक एसयूवी की ओर बढ़ते हैं और अंदर बैठते ही ड्राइवर से कहता है, गाड़ी स्टार्ट करो, हमें जल्दी निकलना है। ड्राइवर इंजन ऑन करने ही वाला होता है कि अचानक एक चीख जैसी हल्की आवाज और हलचल सामने होती है। सामने एक लड़की लड़खड़ाते कदमों से गाड़ी के सामने आ खड़ी होती है। ड्राइवर चौंकते हुए तुरंत ब्रेक दबा देता है। ड्राइवर घबराते हुए कहता है, सर, सामने एक लड़की आ गई है। मिहिर भौहें चढ़ाते हैं और ड्राइवर को इशारा करते हुए कहता है, जाकर देखो कौन है। ड्राइवर गाड़ी से उतरता है और जैसे ही उस लड़की के पास पहुंचता है, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। वह हक्का बक्का रह जाता है। ड्राइवर धीरे से और लगभग फुसफुसाते हुए कहता है, ये क्या हाल है इसका। मिहिर खुद भी कुछ अनहोनी का आभास करते हुए गाड़ी से उतरता है और उस लड़की की ओर आगे बढ़ता है। और जब वह लड़की का चेहरा देखता है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मिहिर की सांस अटकती है और गला रुंधा सा जाता है और वह धीरे से कहता है, तुम। वह कांपते हाथों से उस लड़की के गाल को छूता है। तभी लड़की उसकी हथेली पकड़ लेती है और बहुत धीमी आवाज में कहती है, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। इतना कहकर वह बेहोश हो जाती है। मिहिर उसे झपटकर पकड़ लेता है। उसके बदन पर चोटों के गहरे निशान थे, फटे हुए कपड़े और डरी हुई सांसें। हर चीज चीख चीख कर कह रही थी कि वह किसी भयानक कैद से निकली है। मिहिर की आवाज कांप रही थी और वह कहता है, नहीं, तुम पर यह सब किसने किया। फिर वह उसे गोद में उठाता है और तेजी से कार की ओर बढ़ता है और ड्राइवर से कहता है, जल्दी मेंशन ले चलो, फुल स्पीड में। और रास्ते में डॉक्टर को कॉल करके कह दो कि मेंशन पर तुरंत पहुंचे। मिहिर का मेंशन। गाड़ी मेंशन के सामने रुकती है। मिहिर लड़की को अब भी अपनी गोद में उठाए हुए हैं। वह जल्दी जल्दी कदमों से मेंशन के अंदर बढ़ते हैं। सीढ़ियों से रीति उतर रही होती है, जो मिहिर को यूं किसी लड़की को गोद में लिए देख चौंक जाती है। लेकिन मिहिर को घर आया देखकर उसके चेहरे पर इस स्माइल जाती है और वह उसके पास जाते हुए कहती है, हस्बैंड, ये कौन है। मिहिर उसे देखता भी नहीं, सीधा डॉक्टर को बुलाने का आदेश देता है। मिहिर डॉक्टर से कहता है, इसे तुरंत देखो, इसकी हालत बहुत खराब है। रीति अब और भी उलझन में पड़ जाती है और मिहिर के पास आकर फिर से पूछती है, ये लड़की कौन है और इन्हें क्या हुआ है। इस बार मिहिर रुकता है। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों होता है। वह एक पल को रीति की ओर घूरता है और तेज आवाज में लगभग चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपने कमरे में जाओ अभी। रीति सहम जाती है। मिहिर अब एक पल की भी देरी नहीं करता और लड़की को लेकर अंदर कमरे की ओर बढ़ता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज शुरू करने ही वाले होते हैं। मिहिर के कड़क और गूंजते शब्दों के बाद कुछ पल के लिए सब कुछ सन हो जाता है। रीति एकदम सहम जाती है। उसकी आंखें डगमगा जाती हैं। वह खुद को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मिहिर का ऐसा व्यवहार उसे अंदर से तोड़ देता है। रीति धीरे से कांपती आवाज में कहती है, हाँ, हस्बैंड ने मुझ पर चिल्लाया। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। वह वहां जड़ हो जाती है। तभी पीछे से कदमों की आहट होती है। श्रेया वहां आ जाती है, अपने हमेशा के सौम्य लेकिन सतर्क चेहरे के साथ। वह तुरंत दौड़कर रीति के पास जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है, रीति, रो मत प्लीज, मैं हूं ना। रीति कुछ नहीं कहती, बस उसके सीने से लगकर रोने लगती है। श्रेया का हाथ उसकी पीठ पर सांत्वना देने के लिए चलता है, लेकिन तभी उसकी नज़र वहां उस लड़की पर पड़ती है जिसे अब नीचे वाले कमरे में लेकर जा चुके होते हैं।
लड़की का चेहरा अभी भी दरवाजे से थोड़ी सी झलक रहा होता है। श्रेया उस लड़की के चेहरे को जैसे ही देखती है उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और वह धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है, सिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे यकीन नहीं होता जो उसने देखा। वह फिर से पलटकर देखती है, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहती हो। तभी रीति सुबकते हुए धीरे से कहती है, मुझे दाई माँ के पास जाना है। हस्बैंड बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझ पर चिल्लाया। श्रेया हड़बड़ाकर उसे पकड़ती है और अपने भावनाओं को संभालते हुए कहती है, अरे नहीं भाभी, ऐसा नहीं बोलते। भाई बस परेशान हैं, वो किसी टेंशन में हैं, इसलिए चिल्ला गए। लेकिन आप टेंशन मत लो, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, पक्का। श्रेया उसे थोड़ी देर और संभालती है, फिर रीति को धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर लेकर जाती है। रीति मासूमियत से कहती है, वो मुझे पसंद नहीं करते ना, इसलिए। श्रेया कुछ नहीं कहती, वह बस रुककर उसकी आंखों में देखती है और फिर उसके सिर पर हाथ फेर देती है और जबरदस्ती मुस्कुराकर कहती है, ऐसी बात नहीं है, आप बस अभी थोड़ा रेस्ट करो। रीति धीरे धीरे ऊपर चली जाती है। श्रेया उसे जाता हुआ देखती है, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता और आक्रोश की लकीरें साफ दिख रही होती हैं। श्रेया मन में खुद से कहती है, सिया वापस आ गई है, मतलब भाई अब रीति को छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। रीति ने बचपन से बहुत सहा है, हर बार उसे ही क्यों सहना पड़े। नहीं, अब नहीं, भाई को सिया को भूलना ही होगा। अब सिर्फ रीति का हक है इस घर पर, उन पर और उनके प्यार पर। अब आगे कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही होती है। दीवार की घड़ी रात के 12 बजा रही होती है। सिया बेहोश बिस्तर पर लेटी है। उसके चेहरे पर थकावट, घावों के निशान और एक गहरा दर्द साफ दिख रहा होता है। मिहिर कमरे के एक कोने में बैठा होता है, लेकिन उसकी नज़रें बस सिया पर टिकी होती हैं। एक हाथ उसके हाथों को थामे हुए है, धीरे धीरे अपनी अंगुलियों से सिया की हथेली सहला रहा होता है। मिहिर खुद से बातें करते हुए कहता है, इतने सालों बाद तुम इस हाल में मेरे पास लौटोगी, ये कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, सिया? क्यों किया? तभी धीरे से उस रूम का गेट खुलता है और एक एक परछाई अंदर आवाज आती है और वही गेट खुलने की आवाज सुनकर मिहिर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे गेट पर खड़ी रीति दिखाई देती है, जो अपने हाथ में पिल्लो पकड़कर वहीं पर खड़ी थी। मिहिर रीति को इतनी रात को यहाँ पर देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और तभी उसको शाम की अपनी गलती रियलाइज होती है कि उसने कैसे उसके ऊपर चिल्ला दिया था। फिर वह रीति की तरफ देखता है और कहती है, वहां पर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। रीति उसकी बात सुनकर धीरे कदमों से चलते हैं उसके पास आती है और अपना सर झुकाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है, जैसे उसने न जाने कितनी बड़ी गलती कर दी हो। मिहिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसको उसकी ठुड्डी से पकड़कर उसके फेस को ऊपर करता है और फिर कहता है, तुम यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रही हो और तुमने कर क्यों झुक रखा है? मैंने तुम्हें मना किया ना, तुम अपना साथ किसी के सामने नहीं झुकाओगी। अब बताओ मुझे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रीति भोली सी शकल बनाकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, रीति को नींद नहीं आ रही थी। मिहिर उसकी बात सुनकर कहता है, और तुम्हें नींद आ क्यों नहीं थी? रीति सोने जैसा मुंह बनाकर कहती है, क्योंकि आप मेरे पास नहीं थे ना, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसकी बातें सुनकर इतनी टेंशन में भी मिहिर के चेहरे पर स्माइल जाती है और वह उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है, ओह अच्छा, तो अब मेरे बिना तुम्हें नींद नहीं आती है? ये तो बहुत खराब आदत है तुम्हारी। रीति उसकी बात सुनकर बड़े ही मासूमियत के साथ कहती है, रीति के पास खराब आदत नहीं थी, आपने उसकी आदत खराब कर दी। मिहिर उसके नोज को पिंच करते हुए कहता है, अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारी आदत तो मैं खराब की है। वैसे तुमने खाना खाया? रीति उसकी बात सुनकर अपना मुंह लटका लेती है और कहती है, नहीं मैंने नहीं खाया। मिहिर उसकी बातें सुनकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है और कहता है, और तुम मुझे बताओगी तुमने खाना खाया क्यों नहीं? रीति कहती है, क्योंकि अपने खाया था ना। मिहिर कहता है, यह क्या हरकत है? अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम भी नहीं खाओगी। सोचो, अगर मैं 2 दिन खाना नहीं खाता तो क्या तुम 2 दिन तक खाना नहीं खाती? रीति उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, हाँ नहीं खाती। मिहिर उसकी बात सुनकर अपना सर पकड़ लेता कहता है, ठीक है चलो, मैं पहले तुम्हें कुछ खिलाता हूँ फिर सोना। और फिर वह सिया को एक नज़र देखता है और रीति का हाथ पकड़कर उसे लेकर उनसे बाहर निकल जाता है। वही उसके जाते ही सिया तुरंत से अपनी आंखें खोल देती है और कहती है, व्हाट द हेल, ये क्या था? वो कल की आई हुई लड़की मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे हो सकती है? इस वक्त मिहिर को तो मेरी क्या करनी चाहिए, क्योंकि मैं पूरे 7 साल बाद उसे वापस मिली हूँ।
वो उस लड़की के लिए मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। उन दोनों की बातें सुनकर मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी के अभी अपनी आंखें खोल दूं। बट उसे डॉक्टर ने मुझसे बोला था मुझे कम से कम 12 घंटे बेहोश होने का नाटक करना पड़ेगा, इसलिए मैं चुपचाप लेटी हुई थी। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। वैसे मुझे नहीं पता था मिहिर इस 7 सालों में इतना ज़्यादा रिच और पावरफुल बन जाएगा। अगर मुझे पहले पता था तो मैं पहले उसे छोड़कर नहीं गई होती और ना ही अपने मरने का नाटक किया होता। बट कोई नहीं, मुझे अच्छे से पता है मिहिर को वापस अपने साइड कैसे लाना है। वहीं दूसरी तरफ मिहिर जाकर किचन की लाइट ऑन करता है। हल्की नीली रोशनी में मिहिर और रीति अंदर आते हैं। मिहिर फ्रिज खोलता है और कहता है, चलो देखते हैं तुम्हारी छोटी सी भूखी शेरनी के लिए क्या है फ्रिज में। रीति उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है और कहती है, शेरनी नहीं, मुझे शेरनी से डर लगता है, आपको पता है वो ना इंसानों को खा जाते हैं। रीति को परी बनना पसंद है। मिहिर मुस्कुराते हुए कहता है, ओह हाँ, मेरी परी, चलो तो फिर परी के लिए खास मैजिक सैंडविच बनते हैं आज। रीति फिर उसकी तरफ देखने लगती है और फिर धीरे से कहती है, आपको पता है जब आप पास होते हो ना तो रीति को सब अच्छा लगता है, खाना भी, नींद भी, सब। मिहिर उसकी बातें ध्यान से सुन रहा होता है और फिर कहता है, और जब मैं पास नहीं होता तो। रीति सेड सा फेस बनाकर कहती है, तब कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे सब कुछ रुक जाता है। मिहिर उसका चेहरा देखता है, उसके बालों को कान के पीछे करता है और फिर अपने मन में कहता है, तुम इतनी प्यारी क्यों हो रीति। तुम्हें देखकर लगता है जैसे दुनिया की सारी सुकून बस तुम्हारे पास है। और आई प्रॉमिस मैं इस सुकून को अब खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। तभी रीति कहती है, हस्बैंड आप क्या मुझसे गुस्सा हो। मिहिर उसकी बात सुनकर अपने सेस में वापस आता है और कहता है, नहीं तो। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा मैं तुमसे गुस्सा हूँ। रीति कहती है, क्योंकि आप सब उस दीदी को अपने साथ लेकर आए थे ना तो आपने मुझ पे चिल्लाया था। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ ना तो आप बस मुझे बोल देना, मैं ना दाई माँ के पास चली जाऊंगी। लेकिन प्लीज़ मुझ पे चिल्लाना नहीं, मुझे डर लगता है। मिहिर उसकी बातें सुनकर उसके हाथ पकड़ते हुए उसको एकदम से अपने गले से लगा लेता है और अपन मन में कहता है, अगर तुम दूर गई तो मिहिर नाम के इस इंसान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। तुम मेरा सुकून हो रीति, और अब मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। और फिर वह नॉर्मल होते हुए कहता है, आई एम सॉरी बच्चा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब से ऐसा नहीं होगा। और फिर वह रीति को लेकर वापस उसी रूम में आ जाता है जहां पर सिया को रखा गया होता है। और फिर वह काउच पर बैठकर रीति को भी अपने पास बैठता है और उसको खाने को बोलता है। वही रीति भी भूखी होती है इसलिए वह फटाफट खाने लगती है। वही उसको खाता हुआ देखकर मिहिर उसको ध्यान से देखने लगता है और फिर वही एक नज़र सिया को देखता है और फिर अपने मन में कहता है, मैं अपनी पर्सनल फीलिंग की वजह से रीति को हर्ट नहीं कर सकता हूँ। सिया मेरा वो कल थी जो 7 साल पहले ही मेरी लाइफ से जा चुकी है और रीति मेरी आज है, इसलिए अगर मुझे अपने प्यार और रिश्ते में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं अपने रिश्ते को चुनूंगा। अब आगे मिहिर फिर रीति को काउच पर ही लेकिन लेट जाता है। मिहिर ने अपने ऊपर रीति को लेटाया होता है और दूसरे हाथ से उसको थपकी दे रहा होता है। वही सिया धीरे से अपनी आंखें खोलकर उन दोनों को देखती है और बुदबुदाते हुए कहती है, इनकी ये प्यारी प्यारी बातें। सुकून, परी, सीरियसली मिहिर, तुमने मेरे लिए कभी ऐसे नहीं कहा। और अब उस लड़की को अपनी दुनिया बना बैठे हो। उसकी आंखों में जलन साफ देखी जा सकती थी। फिर वह अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, मुझे तुम वापस चाहिए मिहिर, और मैं तुम्हें फिर से अपना बना लूंगी। इस बार तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस होगी। अब सिया हार नहीं मानेगी, कभी नहीं। और फिर वह भी सो जाती है। लेकिन वही मिहिर की आंखों से नींद कोसों दूर होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है अगर उसे उन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह किसी चुनेगा। क्या वो सच में रीति के लिए अपने प्यार को छोड़ सकता है या ये सिर्फ उसकी बातें बस है। नेक्स्ट मॉर्निंग कमरे में सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आने लगती है। मिहिर अब भी वहीं बैठा होता है, उसकी आंखें खुली हैं। चेहरे पर रात भर की थकावट है लेकिन निगाहें अब भी सिया पर। तभी सिया की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं, उसका माथा सिकुड़ता है और वह हल्की सी कराहते हुए आंखें खोलती है। सिया फिर अपना ड्रामा कंटिन्यू करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलता है और बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, माँ। मिहिर, ये तुम ही हो ना। मैं इस बार कोई सपना नहीं देख रही हूँ ना, या फिर यह मेरा सपना ही है। मिहिर धीरे से उसके हाथों को पकड़ लेता है और अपनी कांपती आवाज में कहता है, सिया। सिया तुम होश में आ गई। सिया की आंखें उसे पहचानती हैं लेकिन जैसे यकीन नहीं कर पा रही। वह फिर धीरे से बोलती है, मैं वापस आ गई हूँ।
ये तुम ही हो ना मिहिर? मिहिर कहता है, हाँ ये मैं हूँ और तुम वापस आ गई हो। सिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मिहिर उसके आंसू पोंछते हैं और उसके बालों को सहलाता है और कहता है, रुको मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, वह तुम्हें चेक कर लेंगे। तभी दरवाज़ा खुलता है, डॉक्टर अंदर आते हैं। डॉक्टर मिहिर से कहता है, मिहिर आप पूरी रात यहीं, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। मिहिर कहता है, नहीं पहले आप इसकी रिपोर्ट बताइए। डॉक्टर गंभीर होते हैं, रिपोर्ट खोलकर देखते हैं और फिर डॉक्टर कहता है, इनके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान हैं। इन्हें लंबे समय तक बंद करके रखा गया लगता है। मेंटल ट्रॉमा बहुत गहरा है, इन्हें समय लगेगा नॉर्मल होने में। लेकिन आप समय दीजिए, प्यार और सुरक्षा दीजिए, यही इनकी सबसे बड़ी दवा होगी। मिहिर रिपोर्ट हाथ में लेता है और फिर सिया की ओर देखता है और फिर कहता है, ठीक है डॉक्टर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, अब आप जा सकते हैं। वह इतना बोला ही होता है कि तभी रीति अपने आंखों को मसलते हुए मिहिर के बगल में आकर खड़ी हो जाती है और उसके हाथ को हिलाते हुए कहती है, हस्बैंड क्या हुआ? और तभी उसकी नज़र सिया की नज़रों से जा मिलती है और वह उसको अपनी चमकती हुई नज़रों से देखते हुए कहती है, हस्बैंड देखो आपकी दोस्त को होश आ गया। मिहिर उसकी बात को सुनकर एकदम सन्न रह जाता है और वही सिया मिहिर के चेहरे की तरफ देखने लगती है और फिर कहती है, माँ मिहिर ये लड़की कौन है और ये तुम्हें हस्बैंड क्यों बोल रही है? मिहिर उससे अपनी नज़रों को बचाते हुए कहता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम आराम करो। मैं किसी मेड को भेजता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए, ताकि तुम फ्रेश हो सको। सिया उसको जाता हुआ देखकर तुरंत अपना हाथ आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, तुम मुझसे अपनी नज़र क्यों चुरा रहे हो? तुम मुझे जवाब दो, ये लड़की कौन है और ये तुम्हें हस्बैंड क्यों बोल रही है? रीति जो कब से सिया की बातों को सुन रही होती है, वह एकदम से आगे जाती है और सिया के हाथों से मिहिर का हाथ अपने हाथ में ले लेती है और बहुत ही इनोसेंट तरीके से कहती है, क्योंकि मैं हस्बैंड की वाइफ हूं ना, इसलिए मैं इनको हस्बैंड बोल रही हूं। सिया अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके मिहिर को देखती है और अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहती है, मिहिर ये क्या बोल रही है? क्या तुमने सच में शादी कर ली? मिहिर उसके सवालों को सुनकर एकदम शांत अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है, उसे समझ में नहीं आता वह क्या जवाब दे। तभी रीति को कल रात की श्रेया की बात याद आती है। फ्लैशबैक, जब रीति को मिहिर ने डांटा था तब वह श्रेया के कहने पर अपने रूम में ही चली गई थी और रूम में जाकर बहुत जोर जोर से रो रही होती है। तभी धीरे से उसके गेट का दरवाजा खुलता है और श्रेया अंदर जाती है और कहती है, रीति तुम रो क्यों रही हो? रीति बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहती है, मैंने आपको बताया तो था, हस्बैंड ने डांट दिया। श्रेया उसकी बात सुनकर उसके पास बैठ जाती है और उसके हाथों को पकड़कर बहुत ही प्यार से कहती है, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे दोस्त को कुछ हो जाएगा तो तुम क्या करोगी? रीति कहती है, लेकिन रीति के पास तो कोई दोस्त ही नहीं है ना। श्रेया कहती है, अरे तुम्हारे पास दोस्त है तो तुम कॉलेज की गार्डन में जाकर जिन रैबिट्स के साथ खेलती हो वह तुम्हारे दोस्ती है ना, अगर सोचो उन्हें चोट लग जाएगा तो तुम क्या करोगी? रीति उसकी बात सुनकर अपनी ठुड्डी पर हाथ रख लेती और कहती है, मैं तो रोने लगूंगी ना। श्रेया कहती है, हाँ तुम रोने लगोगे, लेकिन भाई नहीं रो सकते हैं क्योंकि वो लड़के हैं, इसलिए वह रोने की जगह गुस्सा करते हैं। रीति कहती है, तो क्या उनके दोस्त को चोट लगी है? श्रेया कहती है, हाँ वो जो लड़की भाई के साथ आई है ना, वह भाई की दोस्त है और उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, इसलिए भाई को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। बाकी वो तुम पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, इसलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो और जो मैं बोलता हूँ तुम बस वैसा वैसा करती जाओ। तुमने अब भाई को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता है अकेले, हमेशा तुम्हें भाई के पास रहना है और ध्यान रखना है कि भाई का मूड ऑफ ना हो, और भाई को उनके दोस्त के साथ 1 मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ना। रीति कहती है, लेकिन क्यों? श्रेया कहती है, क्योंकि उनके दोस्त के सर पर चोट लगी है, इसलिए वह सबको हस्बैंड को अपना हस्बैंड मान लेती है, तो अगर वह भाई का किला देखेगी तो भाई को भी अपना हस्बैंड मान लेगी, तो फिर तुम्हारा हस्बैंड उसका हस्बैंड बन जाएगा ना। क्या तुम चाहती हो ऐसा हो? रीति कहती है, नहीं नहीं, मेरा हस्बैंड मेरा है, मैं उसे किसी को नहीं दूंगी। श्रेया कहती है, हाँ तो अब इसीलिए अब तुम्हें भाई के साथ रहना है और उन्हें प्रोटेक्ट करना है। रीति को जैसे ही श्रेया की सारी बातें याद आती है वह एकदम प्रोटेक्टिव मूड में आ जाती है और श्रेया को घूरते हुए कहती है, मैंने आपको बता तो दिया वह मेरे हस्बैंड है, आप बार बार क्यों पूछ रही हो? क्या आपको भी हस्बैंड चाहिए? तो ठीक है, मैं हस्बैंड को बोलकर ना आपके लिए नया हस्बैंड मंगा दूंगी।